गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मैथ राइडर। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपको आपका अपने यूट्यूब चैनल राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये लेकर आए हैं कि अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, ठीक ना, तो उसके लिए हम हिंदी संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा बुक लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में जो ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है 50%, वो 50% आपको लड़ा के देगा एकदम हूबहू। जो क्वेश्चन आप यहां से पढ़ के जाएंगे ना, सेम टू यू आपका एग्जाम में जो है ना टच करेगा। अगर नहीं टच करे तो एग्जाम देकर आइए और जो कमेंट सेक्शन में बोलना है ना वो बोलिए। ओके छोटू, बहुत विश्वास के साथ कहते हैं, बहुत विश्वास के साथ। और ये एक बार नहीं, ये जो है ना आपको पिछले 6 वर्षों से ये काम कर रही है और 6 वर्षों से पूरा हूबहू लड़ा के दे रहा है, ठीक ना। जैसा कि देखिए, मेरा बुक का नाम है जी नंबर 1 सीनियर संस्कृत व्याकरण बुक। नंबर 1 सीनियर संस्कृत व्याकरण बुक। ये जो है देखिए 6 to 12 सभी के लिए वासिड है, क्योंकि संस्कृत की ग्रामर है ना ये सभी के लिए, जैसा हिंदी ग्रामर सभी के लिए सेम होता है वैसा संस्कृत ग्रामर भी सेम होता है। लेकिन बात किया जाए 10th के लिए, तो 10th के लिए ही ये बेस्ट बुक लिखा गया है। ओके, वो भी बहुत सुंदर टाइपिंग भी है छोटू, और बहुत मस्त मस्त लैंग्वेज है इसमें, वो भी एकदम आसान भाषा में लिखा गया है। ओके देखिएगा आगे, देखिए बात कर रही है इनका ऑथर, दैट मीन्स इनका टीचर है मास्टरमाइंड नागेंद्र यादव सर, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सरल लैंग्वेज में इनको लिखने की कोशिश की है। ओके छोटू, हम आपको टॉपिक पे लेकर चलते हैं। देखिए इसमें कौन कौन चैप्टर लिखा गया है। अगर आपको इस बुक की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और इस बुक को खरीदिए। इसमें संस्कृत व्याकरण का पूरे टॉपिक को कवर किया गया है, पूरे टॉपिक, जितना भी टॉपिक आ जाए छोटू आपका। देखिएगा यहाँ पे टॉपिक का नाम डाला गया है वर्ण और संधि, संधि का ऑब्जेक्टिव, उपसर्ग की व्याख्या, उपसर्ग का ऑब्जेक्टिव, यानी जितना भी टॉपिक आएगा वो टॉपिक आपको करवाई जाएगी। और उस टॉपिक के अंतर्गत फिर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलती है ना उसका आपको प्रैक्टिस सेट करवाएगा। और जो प्रैक्टिस कर लिए वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं। कहा जाता है मेरे दोस्त, रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जा, आपको रोज की छोटी सी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली मेहनत करिए, नहीं कि एक दिन आप 12 घंटा पढ़ लिए और बस 7 दिन सो गए, ऐसा स्टडी लेवल नहीं कहता है। ओके नेक्स्ट बढ़िएगा छोटू। देखिए पूरा आपको ये टॉपिक वाइज लिखा गया है पूरा सिलेबस में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो देखिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर डाला गया है जी, उस कॉन्टेक्ट नंबर से आप भी इस बुक को खरीद सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन से। देखिएगा मेरा फर्स्ट टॉपिक है छोटू संस्कृत व्याकरण का, कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं तो जैसा आप हिंदी में पढ़े हैं छोटू वैसा ही तो संस्कृत सेम है। क्योंकि व्याकरण क्या सिखाता है हमको, कोई भी काम को हमको अच्छे तरीके से करना व्याकरण कहलाती है। जैसा कि लिखा गया है कि व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोगों का सम्यक ज्ञान होता है, समान रूप से ज्ञान होता है। क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वैसा शब्द शास्त्र है जिसके माध्यम से ही हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। दैट मीन सभी कामों को अच्छे तरीके से करना जानते हैं, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वैसा शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना पीना, बैठना और सभी कामों को अच्छे तरीके से करना आता है, व्याकरण कहलाता है। छोटू व्याकरण के अंतर्गत ही हम निम्नलिखित तथ्यों को जानते हैं। देखिए हम हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं छोटू कि आपको हम यहाँ व्याकरण को तोड़े कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि संस्कृत व्याकरण लेके आ रहे हैं, जब वो व्याकरण के टॉपिक आए तो उसको हम डिफाइन करके चले। ओके देखिए व्याकरण के अंतर्गत आपको वर्ण मिलेगा, प्रणव शब्द मिलेगा, वाक्, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और भिन्न भिन्न टॉपिक मिलेंगे इसमें। इसके अंदर आपको मिल जाएगा छोटू अनुवाद, अनुच्छेद, ठीक ना, पूरे टॉपिक को इसमें कवर किया गया। नेक्स्ट आपको बोलता है
देखिए आपको टॉपिक स्टार्ट होती है छोटू वर्ण का। आप वर्ण किसको कहिएगा? देख रहे हैं आपका टॉपिक है वर्ण। जैसा कि हिंदी ग्रामर में भी आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। यानी कहा जाता है कि अक्षर को तोड़ना ही वर्ण कहलाता है। अक्षरों को तोड़ना ही वर्ण कहलाता है। शब्दों या अक्षरों का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके वर्ण कहलाता है। अगर किसी भी अक्षर को आप एक बार तोड़ दिए तो पुनः उसका तोड़ना नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इसलिए कह सकते हैं आप सरल लैंग्वेज में कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे रा यहां वर्ण नहीं छोटू, रा अक्षर है। इसको हम तोड़े हैं आधा रा प्लस आ में। जब किसी भी अक्षर में हलंत लग जाए तो वो आधा हो जाता है। तो आधा रा प्लस आ में टूट गया तो ये हुआ वर्ण। ये भी वर्ण और ये भी वर्ण। का देखिए का अक्षर है और ये टूटा आधा का और आ में, तो ये वर्ण हुआ। ओके, देखिए अक्षर किसको कहते हैं? कहता शब्दों के टुकड़ा हो सकने की स्थिति में उसे अक्षर कहा जाता है। अक्षर किसको कहेंगे? शब्दों के टुकड़ा हो सकने की स्थिति में उसे अक्षर कहा जाता है। जैसे देखिएगा कोई शब्द हम ले लिए, सपोज दैट राम, देखिए लेवल है ना, राम को तोड़ देंगे रा प्लस मा में, तो शब्दों को टुकड़ा हो सकने की स्थिति में उसे क्या कहते हैं? अक्षर। शब्द राम था, राम को तोड़ दिए रा में और मा में, तो रा हो गया क्या आपका अक्षर हो गया, मा भी क्या हो गया आपको अक्षर हो गया। ओके, नेक्स्ट आती है आपको वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहिएगा? स्वर का मतलब स्वयं होता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे आ हर्षाई दीर्घाई, हर्षाओ दीर्घाओ, री ए ओ, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। और नोट पॉइंट आपको याद रहे छोटू कि संस्कृत में इसकी संख्या 13 होती है। याद रहे आपको, संस्कृत में इसकी संख्या 13 होती है। नोट पॉइंट लिखा गया छोटू कि संस्कृत में इसकी संख्या 13 होती है। जैसा कि आपको दिखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है जी। संस्कृत में इसकी संख्या 13 होती है। किसकी? स्वर वर्ण की। जैसा कि आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, लेकिन छोटू संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। याद रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आती है। नेक्स्ट कहता है कि व्यंजन वर्ण किसको कहिएगा? क्योंकि स्वर वर्ण को और इसमें हम बांटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा बांटना छोटू यहाँ पे जो है ना आपको जो हिंदी ग्रामर में दिखाया गया, संस्कृत व्याकरण में ऐसा इसको पाट के नहीं दिखाएंगे। इसको हम लेके चलेंगे आगे की ओर और इसको आगे बढ़ाते हुए हम संधि के टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ठीक ना। अगर इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आ भी जाती है कि का क्या है, आधा का क्या, ये सब टॉपिक को कवर करने के लिए ऐसा डिफाइन किया गया। चलिए व्यंजन वर्ण किसको कहिएगा? व्यंजन कहता है जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ओके, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का व्यंजन वर्ण है। क्यों? क्योंकि का उच्चारण छोटू आ की सहायता से हुई है। का उच्चारण आ की सहायता से, देखिए आधा का और आ मिलकर का निर्माण किया है। यहाँ का में दो वर्ण है, का और आ। का व्यंजन वर्ण है और आ स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का निर्माण जो होता है वो स्वर वर्ण की सहायता से हो रहा है ना। जबकि स्वर वर्ण जो था इसमें कोई भी व्यंजन आया नहीं था। कहता छोटू एक नोट पॉइंट है कि का से लेकर हा तक कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। का से लेकर हा तक कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। याद रहे कि का से लेकर हा तक कुल कितनी मूल व्यंजन है, या तो क्वेश्चन आएगी मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होता है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। और ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है छोटू की मत कहिए।
अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन गारंटी लेते हैं इस टॉपिक से नहीं आया तो कह दीजिएगा कि आप द मैथ राइडर सर सिर्फ ऐसा ही बोलते थे, ठीक ना। छात्राज्ञा और स्रा को, छात्राज्ञा और स्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छात्राज्ञा और स्रा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसा कि दिखाया गया। यहां पे क्वेश्चन पूछा छोटू कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है, कोई एक ऑप्शन में दे देगा और 3 ऑप्शन गलत दे देगा। तो याद रहे छात्राज्ञा और स्रा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन आती है कि छात्राज्ञा और स्रा को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? तो बात आती है छोटू कि जिन 2 व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण न रहे तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिन 2 व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण न रहे तब उस स्थिति में उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि देखिएगा कुछ संयुक्त व्यंजन नीचे दर्शाया गया है आपको, कुछ संयुक्त व्यंजन आपको नीचे दर्शाया गया है छोटू, देखिएगा। देखिएगा यहां पे दिखाया गया है कुछ संयुक्त व्यंजन को, देखिएगा। छा, बात यहां पे ये याद रहे छोटू कि छा किस किस वर्णों से मिलकर बनी है। तो छा देखिए का, आदा, मूर्धन्य सा और आ से मिलकर बना है। छा से छा कहते तो क्या यहां सा आता है जी? का आता है? नहीं, लेकिन छा जो है ना का, मूर्धन्य सा और आ से मिलकर बना। याद रहे, इसको हम तोड़ने के लिए सिखाएंगे और जोड़ने के लिए, इसलिए जितना यहाँ पे 6 वर्ड लिखा गया है 6 वर्ड याद रहना चाहिए कि किस किस वर्णों से मिलकर बने हैं। अब यहाँ पे हम संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे थे ना। तो का और सा के बीच में देखिए तो कोई स्वर वर्ण है जी? बीच की बात कर रहे थे कि 2 व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण ना रहे तो उस स्थिति में उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए नहीं ना है, नहीं ना है। चलिए उसी प्रकार तरा, तारा और आ से मिलकर बना। सब में हलंत लगाइएगा, जितना भी व्यंजन बनेगा हलंत लगाइएगा। ज्ञा, जा, जा, ये सॉरी यहाँ होगा जा, इया और आ से मिलकर बना। ज्ञा, जा, इया और आ से मिलकर बना। श्री, सा, रा और ई से मिलकर बना। प्रा, पा, रा और आ से मिलकर बना। श्री, सा और री से मिलकर बना। जैसा कि सिंगार लिखे थे ना, तो सा और तलब्बी सा और री से मिलकर बना। ओके, याद हुआ जी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटू, बस एक नजर देखते जा फिर तो ये कदमों में चुमेगी। कहा जाता है मेरे दोस्त, लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं, लकीरों से पैर बाहर तभी आते हैं जब सपने जीत में बदल जाते हैं। ओके, इसलिए अगर बोर्ड एग्जाम 2025 को कवाड़ डालना है ना तो बस जिद्दी बन जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कहता है वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? संयोजन का मतलब होता है क्या छोटू? जोड़ना। अब वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। संयोजन का मतलब संयोजित करना, इकट्ठा करना, जमा करना, सबको एक ही जगह जमा कर दो, यानी जोड़ दो। क्या कौची को जोड़ दो? वर्ण को जोड़ दो। तो वर्ण संयोजन किसको कहेंगे? कहता वर्णों को मिलाकर शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। कितना आसान लैंग्वेज लिखा गया, दूध पीने वाले बच्चे भी इसको सीख के चल जाएंगे। ऐसे लोगों को जो संस्कृत व्याकरण है बहुत हार्ड लगता है, लेकिन नहीं छोटू, ये बुक इतना आसान लैंग्वेज में लिखा गया ना कि मत कहिए। जो बच्चे को संस्कृत व्याकरण नहीं समझ में आता उसको भी समझ में आएगा, और खास करके उपसर्ग, प्रत्यय और संधि को इतना इजी में लिखा गया कि जो बच्चे को समझ में आज तक नहीं आया ना उसको भी हम समझा के देंगे। ओके, वर्ण संयोजन किसको कहेंगे जी? वर्णों को मिलाकर शब्द के रूप में लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्णों को आपस में मिलाकर शब्द के रूप में लिखना है वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे कि देखिए का, सा और ये सब क्या था? वर्ण था। इसको शब्दों के रूप में लिखेंगे, का, सा और आ मिलके छा बनाएगा जी। उसी प्रकार देखिए आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा छोटू। मेरे प्यारे बच्चे दिख रहा है जी? फोकस रखिए, देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है आपको का प्लस आ प्लस का प्लस सा प्लस आ इक्वल टू कछा। ओके, देखिए आधा का और आ मिलके क्या बनाएगा? का बनाएगा। का, सा और आ मिलके क्या बनाएगा?
छा बनाएगा, क्योंकि अभी आपको दिखाया गया था, अभी पीछे हम दिखाए थे कि छा का निर्माण कैसे होता है। तो आधा का, आधा मूर्धन्य सा और आ से मिलकर छा का निर्माण होता है, और यहाँ अ आया है तो छा बन जाएगा। ओके, चलिए आगे है, देखिए छोटू, बा और ई, तो बा और ई से बनेगा बी, और जा, सॉरी यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, और जा इया और आ से बनेगा ज्ञा, अन्ना प्लस आ से बनेगा ना, तब बन जाएगा क्या, विज्ञान। नेक्स्ट है उदा, उदा, या प्लस ओ प्लस गा प्लस आ, तो उदा या ओ प्लस गा प्लस आ से बनेगा क्या, उद्योग। उ प्लस दा प्लस या प्लस ओ प्लस गा प्लस आ से क्या बनेगा, उद्योग। प्रेम, पा प्लस रा प्लस ए, अम्मा प्लस आ से प्रेम, पा प्लस रा से बनेगा प्रा, ए से बनेगा प्रे, अम्मा प्लस आ से बनेगा अम्मा, प्रेम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका छोटू वर्ण विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, तोड़ना, विश्लेषित करना, हटा देना, फैला देना, यानी शब्दों में प्रयोग की गई ध्वनियों को अलग अलग लिखने के कार्य को वर्ण विश्लेषण कहा जाता है। शब्दों में प्रयोग की गई वर्णों या ध्वनियों को अलग अलग लिखना। देखिए, ये शब्द में बहुत सारे वर्ण या ध्वनि का प्रयोग किया गया था ना, किया गया था ना जी। तो इसी में से जो इस शब्द वर्ण आया, इसको अलग अलग लिखना क्या कर रहेगा, वर्ण विश्लेषण। ये हो गया वर्ण संयोजन, ये हो गया वर्ण विश्लेषण। जैसा देखिए दिखाया गया निर्माण, निर्माण एक शब्द है, इसमें जितना भी वर्ण या ध्वनि आए इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। तो देखिए पहले नी को तोड़िए, तो नी बनेगा छोटू ना प्लस ई से, ना प्लस ई से क्या बनेगा, नी। फिर है रमान, रा तो किसी भी शब्द के ऊपर या नीचे रा रहे ना तो वो आधा ही होता, तो देखिए रा ऑलरेडी आधा। माँ बनाना, तो माँ प्लस आ से क्या बनाएगा, माँ, और ना प्लस आ से क्या बनाएगा, ना। हो गया निर्माण, हो गया जी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको संधि की टॉपिक लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, हिंदी बुक, संस्कृत बुक और मैथमेटिक्स यानी ऑल चैप्टर की तैयारी आपको हम फ्री में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा देंगे, वो भी बहुत जल्द। ओके, और साथ में आपको जो है ना टेस्ट सीरीज की यहाँ पे बनाई जा रही है, उसके बाद आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन कराया जाएगा। यानी यहाँ पर टारगेट किया कि रैडर मैथमेटिक्स क्लासेस की बच्चा ही 2025 में टॉपर बन सकते हैं, टॉप 10 में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।